अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम सॉल्व करें सेकेंड ईयर ज़ूलॉजी रीजनिंग के सवाल मॉडल पेपर के। स्टार्ट करने से पहले मैं बस एक बात बता दूं कि जो भी कॉन्सेप्ट आपने अभी तक पढ़े हैं, ठीक है, उन्हीं को आपने अपनी वर्डिंग में कोट करना है। रीजनिंग में कोई बहुत नई चीज़ नहीं है। इवन आपकी बुक की वर्डिंग्स में ही रीजनिंग सॉल्व हो रहा है, उसकी वर्डिंग से ही, बुक रीड से ही आपकी रीजनिंग सॉल्व हो सकते हैं। तो अगर आपने अपनी बुक रीड पे ग्रिप रखनी है, ठीक है, कॉन्सेप्ट पे ग्रिप रखनी है और ज़्यादा परेशान नहीं होना है, आराम से रीजनिंग निकल जाएंगे। और अभी भी अगर इन चीज़ों पे ग्रिप नहीं है तो आप प्रैक्टिस करते जाएं। जितना टाइम बचा है उसमें आप प्रैक्टिस करें, रीजनिंग सवाल सॉल्व करें। इंशाल्लाह उससे भी आपके कॉन्सेप्ट्स काफ़ी हद तक खुल जाएंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि हाइपोथैलेमस को थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी क्यों कहते हैं। तो इसका जो फंक्शन होता है बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का, वही इसका जवाब है कि इसका इस तरह से जो है वो स्विच ऑन या ऑफ़ कर सकता है, इस तरह के मैकेनिज़्म को, जो जिससे या तो हीट लॉस होती है या हीट कंजर्व हो सकती है। मैकेनिज़म्स की स्विचिंग है ऑन एंड ऑफ होती है। ऐसा कोई फिजिकल स्विच नहीं होता, बट कुछ इस तरह के मैकेनिज़्म या तो स्टार्ट करेगा या उनको ऑन करा देगा या ऑफ़ करा देगा, जिससे बॉडी में हीट या तो लॉस हो रही होगी या कंजर्व हो रही होगी। जैसे अगर बॉडी का टेम्परेचर हाई है तो यहाँ पे हीट सेव करने की ज़रूरत नहीं है, हीट लॉस करने की ज़रूरत है। तो हीट सेविंग मैकेनिज़्म जो है वो शट डाउन हो जाएंगे और एवापोरेशन, पेंटिंग और वेज़ोडाइलेशन, जिससे हीट लॉस होगी। एवापोरेशन यानी पर्सपायरेशन जब होगी तो बॉडी से हीट एवापोरेट करती है। पेंटिंग यानी रिस्पायरेटरी पाथ से जो हीट लॉस होती है। वेज़ोडाइलेशन यानी स्किन के पास जो वेसल्स होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं और स्किन से भी हीट लॉस होती है। तो इस तरह के मैकेनिज़्म से बॉडी कूल डाउन होती है और टेम्परेचर बॉडी का कम होता है अगर हाई हुआ हुआ है। और अगर बॉडी का टेम्परेचर लो हुआ हुआ है तो फिर हीट सेविंग मैकेनिज़्म को स्विच ऑन कर देता है। अच्छा, इसके बाद दूसरा सवाल दिया हुआ था कि फ्रेश वाटर फिशेस जो होती हैं वो डाइल्यूट यूरिन क्यों बनाती हैं और मरीन वाटर फिशेस जो होती हैं वो कंसनट्रेटेड यूरिन क्यों बनाती हैं। सारा ऑस्मो रेगुलेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। तो जब भी आप ऑस्मो रेगुलेशन की बात करेंगे आपने ग्रेडियंट के बारे में एक्सप्लेन करना है, यानी आपने बताना है कि अंदर कैसा था एनवायरनमेंट और बाहर कैसा था, उस हिसाब से वाटर का क्या ग्रेडियंट बन रहा था, उसी की रेगुलेशन हो रही थी। आप चाहें तो इस तरह से हेडिंग बना के भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो बिल्कुल भी इस चीज़ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं। डायरेक्टली अपना आंसर कोट करें कि आपने क्या बताना है। तो अगर फ्रेश वाटर फिशेस की बात करें तो हमें पता है कि बाहर, पहले हम बताएंगे कि बाहर या अंदर देख लें जैसे भी है, लेकिन आपने बताना है कि बाहर का एनवायरनमेंट कैसा है, हाइपोटोनिक, और अंदर का एनवायरनमेंट है हाइपरटोनिक, यानी कि वाटर का ग्रेडियंट इस तरह से बना हुआ है कि वो बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा। बाहर ज़्यादा है, अंदर कम है। तो जब एक्सेस वाटर अंदर आएगा तो जाहिर सी बात है उस एक्सेस वाटर को रिमूव करना है। उसको रिमूव करने के लिए फिशेस क्या करेंगे, डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करेंगे। डाइल्यूट का मतलब है कि उसके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा, यानी सॉल्वेंट कंटेंट ज़्यादा होगा, सॉल्यूट कंटेंट कम होगा। इसीलिए ज़्यादा होगा क्योंकि बॉडी के अंदर एक्सेस आ गया, इतनी ज़रूरत नहीं है। तो उस एक्सेस वाटर को निकालने के लिए डाइल्यूट यूरिन बनाते हैं फ्रेश वाटर फिशेस, क्योंकि इनका इन्वायरमेंट इस तरह से होता है कि बाहर पानी ज़्यादा होता है, अंदर पानी कम होता है, ठीक है। ये बात बता दी आपने। उसके बाद मरीन वाटर फिशेस का इसका अपोजिट होता है कि इनका अंदर का इन्वायरमेंट हाइपोटोनिक होता है, बाहर का हाइपरटोनिक होता है, यानी बाहर के मुकाबले में अंदर पानी ज़्यादा है, बाहर वाटर के एज़ कम्पेयर टू वाटर बाहर सॉल्ट ज़्यादा है या फिर सॉल्यूट कंटेंट ज़्यादा है बाहर का, यानी हाइपरटोनिक है बाहर। तो इस हिसाब से वाटर का ग्रेडियंट कैसा बन रहा है कि वाटर जो है वो अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा, यानी अब इनको वाटर लॉस का ख़तरा है तो उनको इस चीज़ को प्रिवेंट करना है। तो ये क्या करेंगे कि ये कंटिन्यूसली वाटर को ड्रिंक करते रहेंगे, तो जो भी वाटर इनकी बॉडी में आएगा और उस वाटर को कंजर्व करेंगे किस तरह से कि ये अपनी किडनी से वाटर की फिल्ट्रेशन रेट को बहुत कम कर देंगे, यानी कि जो किडनी यूरिन बनाएगी उसके अंदर पानी बहुत कम होगा, वाटर बॉडी के अंदर जो है वो कंजर्व रहेगा और यूरिन के अंदर वाटर कम होगा। जब यूरिन के अंदर वाटर कम होगा और सॉल्यूट ज़्यादा होगा तो वो कंसनट्रेटेड यूरिन बन जाएगा। इस वजह से मरीन वाटर फिशेस कंसनट्रेटेड यूरिन बनाती है, क्योंकि इनका एक्सटर्नल जो होता है वो हाइपरटोनिक होता है और इंटरनल हाइपोटोनिक होता है, उनको वाटर लॉस का ख़तरा होता है। अच्छा, ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल और थर्मो रेगुलेशन वगैरह की भी जो है वो हमारे चैनल पे चैप्टर 1 से रिलेटेड वीडियोस प्रेजेंट हैं। अगर आपने इसको डिटेल में समझना है कॉन्सेप्ट को तो मैं इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से देख लीजिएगा। आगे बात करते हैं दूसरे सवाल पे कि वाई मॉडरेट फॉर्म ऑफ फीवर गुड फॉर हेल्थ। अगर आपको पता होगा कि मॉडरेट फॉर्म ऑफ फीवर होता क्यों है तो ही आप बता सकते हैं कि ये सेहत के लिए क्यों अच्छा होता है। तो जो मॉडरेट फॉर्म ऑफ फीवर है उसको पहले बता दें कि ये पायरेक्सिया कहलाता है, ठीक है। और ये तभी होता है जब बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन हुआ होता है, ठीक है। तो बॉडी उस इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में क्या करती है, वो डिफेंडर सेल्स जो होते हैं बॉडी के, जिनको हम कहते हैं माइक्रोफेजेस, वो क्या करते हैं, वो आते हैं और उन इन्वेडर्स के ऊपर एक्ट करते हैं, ठीक है। और वो रिलीज़ कराते हैं एक सब्सटेंस जिसको पायरोजन कहते हैं। पायरोजन जब ब्लड के अंदर रिलीज़ हो जाता है उसके बाद फिर वो ऊपर थर्मोस्टेट जहाँ पे होता है बॉडी का, वो जब उस चीज़ को सेंस करता है तो वो अपनी सेट पॉइंट को इंक्रीज़ कर देता है। इस वजह से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और बॉडी फीवर की कंडीशन में चली जाती है। ऐसा क्यों करते हैं, इसीलिए ताकि बॉडी में जहाँ पे भी कोई इन्वेडर या कोई इन्फेक्शन या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है तो वो उस टेम्परेचर की वजह से वो मज़ीद ग्रो ना करे। हमें पता है कि हमारी बॉडी में भी
जो ग्रोथ होती है बहुत सारे वो एंजाइम्स पर डिपेंड करती है, और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और दूसरे ऑर्गेनिज्म में भी उनकी ग्रोथ एंजाइम्स वगैरह पर डिपेंड करती है, जो कि टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। प्रोटीन्स भी टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो ग्रोथ नहीं करेगा, इनहिबिशन हो जाएगी उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ की। तो इसका फ़ायदा यही हुआ कि हाई टेम्परेचर की वजह से जो माइक्रोबाइल है वो ग्रो नहीं करता, और हमारी बॉडी में फर्दर इन्फेक्शन जो होता है वो प्रिवेंट होता है। तो आप इसको यहाँ पे देख लें, और इसका स्टार्टिंग का पार्ट यहाँ पे है। आप चाहें तो उसको जो है वो स्क्रीनशॉट लेके पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। सही है। उसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं कि कार्डिक मसल स्ट्राइटेड और इनवॉलेंट्री क्यों होते हैं नेचर में। तो सबसे पहले स्ट्राइटेड पे बात करते हैं। इसको भी चाहें तो अलग अलग हेडिंग्स बना लें, नहीं तो एक ही में आप बता दें, आपकी मर्ज़ी है। टाइम पे डिपेंड करता है, ठीक है। प्रेजेंटेशन सारी टाइम पे डिपेंड करती है, वरना आंसर देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्राइटेड क्यों होता है भाई, हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है कार्डिक मसल का कि उसमें हमारे पास होते हैं सार्कोमेयर। सार्कोमेयर के अंदर होते हैं थिक और थिन फिलामेंट्स। कुछ जगह पे उन थिक और थिन फिलामेंट्स की ओवरलैपिंग हो रही होती है, कुछ जगह पे ओवरलैपिंग नहीं हो रही होती। जहाँ पे वो ओवरलैप कर रहा होता है ये फिलामेंट्स, वो एरिया हमें थोड़ा सा डार्क नज़र आता है, और जहाँ पे नॉन ओवरलैपिंग होती है वहाँ पे लाइट नज़र आ रहा होता है। तो वो बहुत सारे सार्कोमेयर जब एक मसल फाइबर, बहुत सारे मसल फाइबर्स के अंदर हमें नज़र आ रहे होते हैं, किस तरह से नज़र आ रहे हैं, लाइट और डार्क रीजन नज़र आ रहे होते हैं, बैंड्स और स्ट्रिप्स नज़र आ रहे होते हैं मसल फाइबर के अंदर। तो इस वजह से वो स्ट्राइटेड कहलाते हैं। स्ट्राइटेड का मतलब ही यही है कि स्ट्रिप्ड, तो वो स्ट्रिप्ड इसीलिए नज़र आ रही थी क्योंकि लाइट और डार्क रीजन्स होते हैं, और वो थिक और थिन फिलामेंट की अरेंजमेंट की वजह से हो रहा होता है। उसके बाद दूसरा सवाल था कि ये इनवॉलेंट्री क्यों होता है। तो इसका जवाब यही है कि हमारे पास हार्ट के अंदर होता है पेसमेकर। पेसमेकर क्या है भाई, कार्डिक मसल के कुछ स्पेशलाइज सेल्स हैं, ठीक है। उनका काम ये है कि वो हार्ट बीट को जनरेट करेंगे, क्योंकि हार्ट अपनी बीट खुद ही जनरेट करता है, अपनी स्टिमुलेशन खुद ही करता है। उसको ब्रेन आके नहीं बोलता कि तुमने अब बीट होना है, अब बीट नहीं होना। इस वजह से क्योंकि वो सेल्फ जनरेट कर रहा होता है अपनी स्टिमुलेशन, इस वजह से क्या होता है कि वो खुद ही काम कर रहा होता है, यानी इनवॉलेंट्री होता है, हमारे कंट्रोल में नहीं होता। नर्वस कंट्रोल जो होती है, नर्वस स्टिमुलेशन नहीं होती इसकी कॉन्ट्रैक्शन को स्टार्ट कराने के लिए, हार्ट मसल की कॉन्ट्रैक्शन को, बल्कि इसके अपने स्पेशलाइज्ड मसल्स होते हैं जिसको पेसमेकर कहते हैं, जो कि हार्ट बीट जनरेट करते हैं। और इसी पेस मेकिंग प्रॉपर्टी की वजह से ये इंडिपेंडेंट होते हैं, अपनी मर्जी से बीट करते हैं। जो हमारा नर्वस कोऑर्डिनेशन होता है वो या तो उसको तेज़ कर सकता है या स्लो कर सकता है, जनरेट नहीं कर सकता हार्ट बीट को। हार्ट अपनी बीट खुद जनरेट करता है, इस वजह से ये इनवॉलेंट्री होता है। उसके बाद तीसरा सवाल है कि एबनॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन स्पोर्ट्समैन वगैरह के अंदर क्यों हो रही होती है। तो आपने बताना है कि जो एबनॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है स्पोर्ट्समैन या किसी एथलीट के अंदर, उसको पहले तो हम मसल पुल कहते हैं, क्योंकि उनकी मसल एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा होती है या किसी नॉर्मल पर्सन से ज़्यादा वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने मसल को। तो इस वजह से क्या होता है कि वो चीज़ें, वो कंडीशन जो कि नॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए चाहिए होती हैं, उनके दरमियान एक बैलेंस नहीं मेंटेन रह सकता, यानी कि मसल कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो रही होती है और उसकी कॉन्ट्रैक्शन के लिए जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है वो कम हो जाती हैं या इम्बैलेंस हो जाती हैं। तो आपने आपकी बुक में ये 3 कंडीशन लिखी हैं, इसको आपने लाजमी कोट करना है कि किस वजह से या तो बॉडी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाती है या तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। हमने पढ़ा है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमें किन आयंस वगैरह की ज़रूरत होती है, कैल्शियम की ज़रूरत होती है। तो अगर वो इम्बैलेंस हो जाएगा या फिर लो शुगर लेवल की वजह से भी मसल्स क्या होते हैं, एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में चले जाते हैं, वो नॉर्मली रिलैक्स नहीं कर रहे होते, क्योंकि वो कंडीशंस ही नॉर्मल नहीं होती जिससे नॉर्मली मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो आपने सिंपली ये बताना है। उसके बाद अगला सवाल है कि हाउ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन फैसिलिटेट्स लोकोमोशन एंड सॉफ्ट बॉडीड एनिमल। अच्छा, तो इस सवाल में इन्होंने कोई एनिमल स्पेसिफाई नहीं किया, बल्कि जनरल कॉन्सेप्ट पूछा है कि जिनका हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होता है वो कैसे मूव करते हैं। तो आप बताएंगे कि हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन आपको पता होना चाहिए कि उसका मतलब ये है कि उनकी बॉडी के अंदर फ्लूइड फिल हुआ हुआ है, यानी कि कोई हड्डी नहीं है बल्कि पानी से भरा हुआ है। तो जिन एनिमल्स के अंदर फ्लूइड फिल्ड बॉडी होती है तो जाहिर सी बात है कोई फ्लूइड है, ज़्यादातर वाटर ही होता है, तो उस फ्लूइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका एक प्रेशर होता है। वाटर के मॉलिक्यूल्स का जो प्रेशर होता है उसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रेशर की वजह से वो क्या करते हैं, उनकी जो बॉडी के स्ट्रक्चर्स होते हैं वो ग्रेविटी के अगेंस्ट होल्ड हुए होते हैं। ये वाली बात ना भी लिखें तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि फ्लूइड है, उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसका एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। तो हमें पता है जो स्केलेटन होता है उसके अराउंड मसल्स होते हैं, तो इनके भी स्केलेटन हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटल के अराउंड मसल्स होंगे। तो जब इनके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है कि जो उनकी बॉडी के अंदर फ्लूइड होता है उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, बॉडी का शेप चेंज होता है और उस प्रेशर की वजह से उनकी बॉडी जो होती है वो आगे की तरफ मूव करती है, और इसकी वजह से उनको मदद होती है कि इनकी बॉडी इन सारे मैकेनिज्म की वजह से इनकी बॉडी आगे की तरफ एक्सटेंड होती है और पीछे का पार्ट या फिर बाकी पार्ट जो होता है वो विड्रॉल करते हैं, अपने टेंटिकल्स को मूव कराते हैं और फिर आगे की तरफ मूव करते हैं। अगर ये आपको समझने में मुश्किल लग रहा है तो बस उस तरह से समझें कि फॉर एग्जांपल ये एक बलून है, ठीक है, इसके अंदर वाटर, मैंने इसके अंदर पानी भर दिया है, ठीक है, और अगर मैं इस बलून को यूँ करके कंप्रेस करती हूँ या पुश करती हूँ या प्रेशर अप्लाई करती हूँ, तो आप इमेजिन करें कि ये जो बलून होगा जिसके अंदर पानी है, यूँ कंप्रेस करने की वजह से इधर और इस तरफ मूव करेगा, ठीक है। उसके
उसकी इंटरनल इस तरह से मूवमेंट होगी। जब मैं इस तरह से कंप्रेस करूँगी तो बलून ऐसे और ऐसे मूव करेगा, यानी मैं फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रही हूँ और मूवमेंट और लोकोमोशन आगे की तरफ हो रही है। तो ये जो एनिमल्स होते हैं ये भी इसी तरह से होते हैं कि अपनी बॉडी में एक पार्ट जो होता है वो इनका इस तरह से कंप्रेस करते हैं या उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो आगे वाला पार्ट आगे की तरफ एक्सटेंड होता है या मूव होता है। तो इस तरह से लोकोमोशन होती है। अगर यहाँ पे कोई एनिमल स्पेसिफाई कर देते हैं तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि जो जेलीफिश और ऑक्टोपस होते हैं उनके इसी स्केलेटन की वजह से वो जेट प्रोपल्जन की मदद से जो है वो लोकोमोशन करते हैं। और अर्थवॉर्म के अंदर हमारे पास क्या होता है कि उसके स्केलेटन के अराउंड लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स होते हैं। सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उनका डायमीटर ल्यूमेन जो होता है वो छोटा हो जाता है, और लॉन्गिट्यूडनल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उनका जो है वो लेंथ बढ़ती है, ठीक है। तो सर्कुलर मसल की वजह से शॉर्ट एंड और लॉन्गिट्यूडनल मसल की वजह से लेंथन होते हैं और इनकी बॉडी मूव करती है। और बाकी के सवाल जो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछेगा। थैंक यू।